हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम यूनिट 4 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पढ़ेंगे। इसमें जो सब यूनिट है, सबसे पहले हमें डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद न्यू कोलोनाइजेशन, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिसमें नीड, नेचर, सो चैलेंज की बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट सब यूनिट होगा उसके हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसमें आप स्पेशली आप देख सकते हो यूरोपीय यूनियन, सार्क्स, OIC, एशियान्स, ब्रिक्स, SCO, OPEC एंड अफ्रीकन यूनियन। तो ये जो हमारी लास्ट क्लास होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बाद, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा, वो नेक्स्ट जो यूनिट होगा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ। वन बाय वन आज हम फर्स्ट सब यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सब यूनिट का मीनिंग यही है कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है, जो थर्ड वर्ल्ड में इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा और इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे चीज़ को मतलब फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करें मीनिंग्स की। मीनिंग्स होता है कि उस चीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले ये देख सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन रेफर करता है प्रोसेस where colonial territory in Asia, Africa, and Latin America, and gained political independence from Europe imperial powers after World War II. If it involves political liberalism, associations, self-determination, and economic sovereignty. तो डीकोलोनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि ये रेफर करता है कॉलोनियल टेरिटरी, जिसमें हम एशिया की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, जो क्या करता है इंडिपेंडेंस करता है कब, यूरोपियन इंपोरिकल पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें। अगर इसमें बात करें इसमें इन्वॉल्वमेंट की क्या थी, इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ था, पॉलिटिकल लिबरेशन की बात हुई थी, एसोसिएशन की बात हुई थी, डिटर्मिनेशन की, एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की। इसमें हम अगर सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाए तो इसमें ये कहा गया था, जब यूरोप वाली अपनी कॉलोनी को आज़ादी देने पर मजबूर हुए तो दुनिया नए नए देश पैदा हुए थे जो पहचान बनाने निकले थे। ठीक, तो ये कहा गया था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट मतलब हुई थी, तो उसमें ये हुआ था। उसके बाद जो थी ब्रिटिश जो थी, जो इंग्लैंड थी, या हम ये कह सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज जो थी कि वो कमज़ोर पड़ गई थी, उसकी वजह से कि बहुत सी जो मतलब कंट्रीज थी वो इस टाइम पे आज़ाद हुई थी। अगर हम बात करें एमरजेंसी की बात करें तो कैसे हुआ था, इसमें ये कहा गया था, द थर्ड वर्ल्ड वाज टर्म्स न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन हु वर नाइदर अलायंस विद यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक, यूएसएसआर कम्युनिस्ट ब्लॉक। दे फोकस ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, एंटी कॉलोनिज्म एंड साउथ कॉपरेशन। अगर हम ये कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड का टर्म का मतलब ये कहा गया था, थर्ड वर्ल्ड ये होता है कि जब 1945 के बाद जो भी कंट्रीज आज़ाद हुई हैं उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जब कंट्रीज आज़ाद हुई थी तो वो दो कंट्रीज़ के बीच में जा रही थी, तो उसमें ये कह सकते हैं, हम इसको कोल्ड वार का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था जो यूएसए था उसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक करते थे, और यूएसएसआर को था जो कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसको सेकंड वर्ल्ड की बात करें। अगर इसमें बात करें ये किस पे फोकस करता है, ये नॉन अलाइंड डेवलपमेंट, एंटी कॉलोनिज्म एंड साउथ कॉपरेशन की बात करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझना, तो इसमें ये कहा गया था कि मोहल्ले के दो दादा के बीच में रिवलरी हो और बाकी लोग मिलके बोले हम अपनी गैंग बनाएंगे, किसी को चमचागिरी नहीं करेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं कि आप देखें कि जैसे अगर हम इंडिया पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे देखें INC हो गया, बीजेपी हो गया, ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इसमें भी ये देखें जैसे दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरी पार्टीज क्या करती हैं, इनके साथ अलायंस वगैरह करके इसके करती हैं। जैसे आप देखें जैसे 2024 में कितनी जो मतलब पार्टीज थी एक दूसरे का मर्ज हुई थी, उसके बाद बीजेपी के साथ NDA बना था। अगर NC की बात करें UPA बना था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि आप देखें डिफरेंट जो पार्टीज होती है वो करती हैं, और कुछ पार्टीज जो होती हैं वो क्या बोलती हैं, हम इन दोनों का पार्ट नहीं होंगे, तो वो अलग से बनते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे अब हम कोल्ड वार की बात करें, इसमें यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट था और यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट था। अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी, ये क्या कह रही थी कि हम इन दोनों का पार्ट नहीं, हम अलग से हम अभी जो बात की थी पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इसमें ये कह सकते थे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस थिंकर्स की बात करें, तो सबसे पहले जो थिंकर्स से फ्रेंड्स फैनन थे, इसमें ये जो इनकी बुक थी द रिच ऑफ द अर्थ, इसमें ये कहा गया था कि इन्होंने ये कहा था इकोनॉमिकल नीड जो है वायलेंट स्ट्रगल्स अगेंस्ट इम्प्लीसन, ये कि गुलामी सिर्फ जिस्म से नहीं दिमाग से भी तोड़नी पड़ती है। तो इसका ये आप कोटेशन याद कर सकते हैं, मे भी एग्जाम में आ जाए तो आप ये कह सकते हैं उनका ये था। अगर आपको ये चीज़ मतलब पता चल गई तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो ईजिली समझ आ जाएगा कि उसकी आइडियालॉजी क्या थी। नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें ये था, ये एक जो थे वो गाना के लीडर थे जिसका नाम था
वेनिनक्रम्स, इसमें जो न्यू कॉलोनिज्म कॉन्सेप्ट था इन्होंने ये कहा गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक्स कंट्रोल रिमेन्स विद वेस्ट, आज़ादी के बाद भी फिरंगी अपनी जेब में रखेंगे अगर हम सुधरे नहीं। तो ये कहा गया था कि न्यू कॉलोनिकल ये मतलब था कि हम अगर अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, हम अगर किसी के नीचे दब के रहेंगे तो जो अंग्रेज़ होंगे, जो भी लोग होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर और भी जो हों राज करेंगे। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं उसमें ये हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पेरियर पीसफुल और कोएक्सिस्टेंस इंटर इम्पीरियलिज्म एडवोकेट किया था। इसमें ये कहा गया था ग्लोबल पावर का सर्वेंट नहीं पार्टनर बनना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की समीर अमीन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि ग्लोबल सोच जो था अंडर डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोटेशन बाय कैपिटलिस्ट कोर कंट्रीज में ये कहा गया था विकास की दौर में पूर कंट्री का पीछे नहीं रखा गया। तो इसमें ये कहा गया था कि जो इंडिपेंडेंट मतलब जो अंडर डेवलप कंट्री थी उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे कौन, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, कम्युनिस्ट की बात हुई। तो इसलिए उन्होंने ये आप कोटेशन इन थिंकर्स की आप याद कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। अगर हम बात करें कि इनकी बुक्स की हम बात करें तो उसमें सबसे बुक फ्रेंड्स फैनन की थी, वो आप देख सकते हैं, रिचा फर्थ। इसमें यह कहा गया है डिकोलोनाइजेशन एज मेंटल कल्चर लिबरेशन थ्रू रेवोल्यूशन स्ट्रगल। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसमें आप ये कैसे वेनिंग नुक्रम्स की ये जो इनकी थी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन आफ्टर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी जो हम कह सकते हैं नॉन अलाइंड इन कंटेम्प्रेरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू। इसका ये था कि नॉन अलाइंड जो स्ट्रेटेजी है न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट की। उसके बाद समीर अमीन की बात करते हैं, इसमें यह कहा था वर्ल्ड स्केल की इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी जो थर्ड वर्ल्ड एक्सप्लॉइट कर रहे थे ग्लोबल कैपिटलिज्म की। अगर फेमस कोटेशन की बात आप कह सकते हैं तो इसमें फ्रेंड्स फैनन की बात ये थी कि इनसे इम्पीरियलिज्म बिलीव्स बिहाइंड जर्म्स ऑफ राइट्स which we must clinical detect and remove from our land but to our minds as well। इसमें नेहरू की बात करें नॉन अलाइनमेंट जो थी वो डज नॉट पैसिव इट मीन्स इंडिपेंडेंस जजमेंट्स। उसके बाद नुक्रम की बात करें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन मीनिंगलेस अनलेस इट अकॉमेंट्स बाय इकोनॉमिक्स इम्प्रेशन। फिर समीर अमीन की बात करते हैं द अंडर डेवलपमेंट ऑफ सोथ इज प्रोडक्ट डेवलप्स ऑफ द नॉर्थ। आप ये जो थी कोटेशन याद कर सकते हैं, मैं भी एग्जाम में इनकी कोटेशन पूछी जाए। अगर हम बात करें टाइप्स की बात करें तो टाइप ऑफ डिकोलोनाइजेशन की सबसे पहले की टाइप की हम बात करें पॉलिटिकल डिकोलोनाइजेशन, ये होती थी ट्रांसफ़र कर दी सॉवरेनिटी फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू इंडिजिनस पीपल। इसमें ये कब हुई थी 1947 इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुई 1947। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन फ्रॉम कॉलोनियल मास्टर, इसमें इंडिया सेल्फ रिलियंट इकोनॉमिक पोस्ट नेहरू। अगर उसके वो कल्चर की बात करें इसमें ये कहा गया था रिवाइवरी कल्चर्स लैंग्वेज ट्रेडिशनल सप्रेस्ड कॉलोनिज्म, इसमें अफ्रीकन कल्चर की बात हुई है, ठीक। उसके बाद न्यू कॉलोनियल रेजिस्टेंस की बात करें इसमें कंट्री इंडायरेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल कंट्रोल जो कर रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इसमें ये आप कह सकते हैं ओपीईसी कंट्री कंट्रोलिंग ऑयल प्राइसिंग। अगर उसके बाद हम बात करें इम्पैक्ट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड और इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं राइज ऑफ नाम जो हुआ था 1961 में नाम इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो बिकेम प्लेटफॉर्म बना था थर्ड वर्ल्ड यूनिटी का, कि रिजेक्ट इन्होंने किया था कोल्ड वार को किया था। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स और कोल्ड वार के बीच में क्या डिफरेंस था। उसके बाद हम कह सकते हैं यूएन थर्ड का भी इन्फ्लुएंस था। इसमें यह कहा गया था यूनाइटेड नेशन ने नए नेशन को मेजोरिटी बना लिया था, कॉलोनियलिज्म को कंडेम करवाया था। उसके बाद कहते हैं डिमांड ऑफ NIEO, इसमें आप कह सकते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर फेयर ट्रेड ट्रांसफर इकोनॉमिक जस्टिस डिमांड बाय ग्लोबल साउथ। उसके बाद ग्लोबल साउथ और ग्लोबल साउथ कॉपरेशन की बात करें इसमें जो थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप कह सकते हैं आसियान थी, OSAU था, G77 थे, उन्होंने बनाए गए थे म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए। अगर मल्टीपोलरिटी की बात करें तो इसमें यह कहा गया था थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बाईपोलर और मल्टीपोलर बनाने की कोशिश की थी। अगर उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें यह कहा गया था इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूव पर पॉलिसी थी। इसमें उन्होंने 1947 से लेकर 1961 तक उन्होंने ये कहा था इंडिया ने कोल्ड वार में किसी भी सुपर पावर की चमचागिरी नहीं की थी, तो उसमें अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडगन
कॉन्फ्रेंस, इसमें ये कहा गया था एशिया अफ्रीका नेशनल से मिलकर बोला था हमें अपने फ्यूचर खुद डिसाइड करने हैं। OEPC जो था उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने अपने इकोनॉमिक कंट्रोल वापस लिए थे और वेस्ट को चैलेंज किया था। आप इसके फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि कैसे इनका हुआ था। ठीक, उसके अगर आप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में ये आ सकता है हु अमोंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड बाय कॉलोनियल थ्योरी, इसमें जो आप कह सकते हैं कौन थे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहा गया था विच कॉन्फ्रेंस इज कंसीडर ऑफ आइडियोलॉजी का फाउंडेशन ऑफ सेकंड थर्ड वर्ल्ड, इसमें जो आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ थर्ड का आप देख सकते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था जो NIO किसने कहा था, इसमें आप कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड की बात हो रही है। अब नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था रोल क्या था थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। सबसे पहला ये किया था कि इकोनॉमिक्स ट्रेड फेयर इकोनॉमिक जस्टिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात हुई थी। और G77 जो था 1964 में बना था, इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स ऑफ डेवलप नेशन की बात हो रही थी। डिमांड फॉर NIO की बात हो रही थी जिसमें ये कहा गया था कि एम्ड हुआ था रिड्यूसिंग नॉर्थ साउथ इन इक्वलिटी। उसके बाद रेसिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री G7 की बात हुई, इसमें हेजमनी की बात हुई थी। अगर इसमें इंग्लिश ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ में ये कहा गया था तीसरी दुनिया ने बोला था सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिक आज़ादी भी दो। ठीक, उसके बाद हम कह सकते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू ग्लोबल सोर्स, इसमें ये कहा गया था कि कैसे वो चीज़ को शिफ्ट किया था थर्ड वर्ल्ड से लेके ग्लोबल वर्ल्ड तक, कैसे उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले ये थर्ड वर्ल्ड का टर्म का डिक्लाइन हुआ था, सोथ ग्लोबल सोथ का अराइज हुआ था इनक्लूसिव टर्म्स। फोकस जो उनका था ये था कि शिफ्ट कोल्ड वॉर से अलाइनमेंट डेवलपमेंट कल्चर क्लाइमेट जस्टिस डिजिटल सॉवरेंटी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं साउथ कॉपरेशन का ये था 21st सेंचुरी में हुआ था ब्रिक्स IBS से अफ्रीकन यूनियन सार्क, ये न्यू प्लेटफॉर्म था किसका ग्लोबल साउथ का। इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं, ये आप एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही लेकिन इसका ये अगर आप मेन ये चीज़ कर लोगे फिर भी आपको इस चीज़ का समझेगा। इसमें ये कहा गया था कि जैसे पुराने ज़माने में नॉन अलाइन बोला जाता था कि ग्लोबल साउथ को अपनी नई पहचान मिल गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें ये कहा गया था ग्लोबल साउथ रोल था क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इसमें ग्रीन डिकोलाइजेशन की बात हुई थी। इसमें सबसे पहला ये था कि थर्ड वर्ल्ड नेशन जो थे वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, इन्वायरमेंट जस्टिस के ऊपर। इनका प्रिंसिपल ये था कि कॉमन था बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल। इसमें रॉय अर्थ जो सबमिट हुई थी 1992 में। इसमें ये कह सकते हैं इंडिया जो लाइफ मिशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस था ISA जो था लीडिंग कर रहा था किसको, ग्रीन डिप्लोमेसी को कर रहा था। अगर उसके बाद हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इशू, इसमें ये कह सकते हैं इसका कंसेप्ट की बात करते हैं। अब थर्ड वर्ल्ड सिर्फ एड लेने वाला नहीं क्लाइमेट का लीडरशिप भी दिखाता है। अगर हम 15 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि कल्चर डिकोलाइजेशन साउथ फॉर असेंशन, तो इसमें ये कहा गया था पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में ये कहा गया था रिवाइविंग द कल्चर्स लैंग्वेज और आइडेंटिफाई की बात हुई थी। रोल हुआ था जिसमें सिनेमा हो गया, लिटरेचर हो गया, योगा होकर आयुर्वेदिक और नॉलीवुड हो गया, फिर नाइजीरिया फिल्म इंडस्ट्री इन कल्चर डिप्लोमेसी। उसके बाद इंडियन कल्चर डिप्लोमेसी की बात करें, इंटरनेशनल योगा डे ICCR इनोवेटिव। इसमें अगर बात करें तो अंग्रेज़ी में हम भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी के बाद सब अपनी असली संस्कृति का स्वैग दिखाते हैं, शुरू कर चुके हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें यह था कि न्यू कॉलोनाइजेशन 2.0 मॉडर्न इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। इसमें ये 2.0 ये था कि इसमें ये कहा कि MNC इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स ग्लोबल साउथ। उसके बाद डाटा कॉलोनियलिज्म, इसमें जो थी डिजिटल डिवाइड्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंसी कैसे उसके ऊपर काम किया जाता था। फिर नेचर चाइना का डेप्थ था, डिप्लोमेसी कैसे बेल्ट रोड हुई थी। इसमें ये कह सकते हैं कि 2.20 में ये कह सकते हैं कि जैसे LPG आया था, LPG आने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में ये क्या हो गया था, MNC जो कंपनी स्टार्ट हो गई थी, डिफरेंट जो थे मतलब प्राइवेट जैसे था ना। इसमें ये कैसे थे कि कैसे इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता था, जो चीज़ मतलब प्राइवेट की चीज़ को भी क्या किया था इम्प्लीमेंट कर दिया था, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, MNC का भी आप देख सकते हैं कैसे इकोनॉमिक्स जो थी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। अगर नेक्स्ट की हम बात करें
तो उसमें इमरजेंसी जो थी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमस मूवमेंट्स इन ग्लोबल साउथ की बात करें, इसमें स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी से बैलेंस बिटवीन यूएसए, चाइना, रशिया ब्लॉक्स, इंडिया मल्टीकल अलाइनमेंट पॉलिसी, इसमें फ्रेंडशिप विन ऑल डोमिनेट्स बाय नॉन। उसके बाद रोल की बात करें, रोल ऑफ मिडल पावर्स, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मिनीलेटरल फॉर्म्स, I2U2, ब्रिक्स, क्वाड्स लाइक सोर्स और पार्टनरशिप। अगर इसकी हम बात करें, ना पूरी वेस्ट के साथ ना पूरी ईस्ट के साथ, हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। इसमें इतना पढ़ने की नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक मतलब फोकस करा रहा हूँ कि कैसे इससे हम क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी सिलेबस इसका आपको पता ही है कितना लेंथी है, तो उसमें अगर अब हमें पता नहीं है पैटर्न इसका क्या बनेगा, 70 को नंबर का बनेगा, 100 का बनेगा, तो ये पैटर्न के हिसाब से बनेगा। अगर 70 क्वेश्चन हुए, 1 क्वेश्चन पर मतलब हुआ ना, एक क्वेश्चन मार्क्स का, तो फिर उसके हिसाब से जो होंगे वो अपने हिसाब से क्वेश्चन डालेंगे। अगर ज़्यादा का हुआ, 120 का हुआ, तो मतलब यहाँ से भी आंसर क्वेश्चन आने के चांस बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करें इम्पैक्ट जो था टेक्नोलॉजी का, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें, तो इसमें जो था IT पेमेंट्स वगैरह हो गई थी, डिजिटल इंक्लूजन मूवमेंट्स हो गया था, थ्रेड्स इन डाटा सॉवरेंटी, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही थी। उसके हम बात करें ग्लोबल डिमांड्स की बात हो रही थी, जिसमें फेयर डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही थी। उसके बाद हम चैलेंज की बात करें, तो चैलेंज में ये था इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी की बात हो रही थी, जिसमें पोस्ट कोविड रिकवर्स के गैप्स की बात हुई, क्लाइमेट क्राइसिस की बात हो रही, हेल्थ क्राइसिस की बात हो रही थी। उसमें जो था नेशनलिज्म ग्लोबल साउथ का चैलेंज मतलब हो गया था। फिर उसके बाद वीक बार्गेनिंग पावर हो गई थी। उसके बाद हम बात करें ग्लोबल साउथ ऑफ फ्यूचर जो था, उसमें ये कहा गया था कि बाईपोलर से मल्टीपोलर की बात हो रही थी। उसमें रोल ऑफ ब्रिक्स की एक्सप्लेनेशन दी थी। ग्लोबल साउथ के एसोसिएशन लीडर, जिसमें WTO IMF की बात हो रही थी। इसमें विजन ऑफ इनइक्वालिटी ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो आप इसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो था, हमने थर्ड वर्ल्ड इमरजेंसी की बात की। सबसे पहले किसका था, क्लोनिकल रूल्स की बात हुई, जिसमें विकर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हुई, जिसमें यूरोप जो था वो क्या एम्पायर हुआ था इकोनॉमिक्स मिलिट्री का। इसका भी उसके बाद डिकोलाइजेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, वो आप कह सकते हैं 1945 से लेकर 1975 तक। इसमें ये था कई पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, जैसे इंडिया 1947 में, गाना 1957 में। उसके बाद वायलेंट एंड नॉन वायलेंट लिबरेलिज्म वार हुआ था। फिर उसके बाद UN सपोर्ट किया था डिकोलोनाइजेशन रिजोल्यूशन का, 1960 में डिक्लेयरिंग हुआ था इंडिपेंडेंस का। अगर बात करें न्यू इंडिपेंडेंट नेशन की बात करें, तो इसमें ये कहा था एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका न्यू जो थे वो एक्टर बने थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इनका स्ट्रगल ये था कि इकोनॉमिक्स और कल्चर के आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम बात करें फॉर्मेशन और थर्ड वर्ल्ड आइडेंटिफाई, तो इसमें ये कह सकते हैं नाइदर विद USA नॉर विद सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसमें जो थे, इसमें ये कहा था कि फॉर्मेशन थर्ड वर्ल्ड का वो कहाँ हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये फाउंड हुई थी 1961 में। कहाँ पे हुई थी, बिलग्रेड में हुई थी। तो उसके बाद करते हैं साउथ कॉपरेशन इमरजेंसी हुआ था। अगर उसके बाद करें पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करें, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें UN जनरल असेंबली जो था बिकम्स थर्ड वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बना था। उसके हम बात करें एंटी कॉलोनिज्म की बात करें, तो इसमें ये कहा था कि कैसे रेजोल्यूशन पास हुआ था, स्ट्रेंथ बाई नंबर जो मेजॉरिटी हुई थी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर उसके बाद हम 6 पॉइंट की बात करें, तो इसमें ये कहा था इकोनॉमिक्स डिमांड हुई थी, जिसमें आप बात कह सकते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आर्डर्स NIEO 1974। ठीक, इसकी आप देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन में आ जाएगी। इनकी डिमांड ये थी कि फेयर ट्रेड टर्म होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी इकोनॉमिक्स राइट होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो थे वर्ल्ड पॉलिसी होना चाहिए, और चैलेंज टू इकोनॉमिक्स टू न्यू इकोनॉमिक होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें साउथ टू साउथ कोऑपरेशन की बात करें, इसमें फॉर्मेशन की बात करें, G77 की बात हो रही है, OAU की हो रही है, अफ्रीकन यूनियन और ASEAN की हो रही है 1967 की। उसके बाद हम बात करें शिफ्ट जो 2 वर्ड हुआ था मल्टीपोलरिटी, इसमें ये था कि कैसे बाईपोलर से मल्टीपोलर की तरफ चले गए थे। अगर नेक्स्ट हम सब यूनिट की बात करें, सब यूनिट सेकंड, तो इसका अपना नाम ये देख सकते हैं, न्यू कॉलोनिज्म से फॉरेन एड मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए हम जो चीज़ पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। न्यू कॉलोनिकल एक इज पोस्ट इंडिपेंडेंस फेनोमिना वेयर former colonial powers and developed countries maintain indirect controls over developing nations through economics, political cultures, and institution mechanism. Unlike classical colonial direct rulers, neo-colonial operates
थ्रू लोन्स, ट्रेड डिपेंडेंसी, फॉरेन ट्रेड, एमएनसी डोमिनेंस एंड कल्चर इंपीरियलिज्म। तो इसमें ये कह सकते हैं गुलामी अब तोड़ दिया है पॉलिटिकली, लेकिन इकोनॉमिक्स और कल्चर का लेश अब फिरंगी के हाथ में है। ठीक, तो इसमें ये कहा गया था न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब ये था कि जब इंडिपेंडेंस हुआ थे फिर उसके में क्या था, कॉलोनियल पावर हुई थी, डेवलप हुई थी कंट्रीज़ की में, और कंट्री ये कर रही थी इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी डेवलपिंग नेशन के ऊपर थ्रू, किसके थ्रू कर रही थी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चर्स और इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें ये कहा गया था कि डायरेक्ट रूल वो करना चाह रहे थे, जिसमें ये कहा गया था एमएनसी डोमिनेंस एंड कल्चर इंपीरियलिज्म की बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि गुलामी अब तोड़ दिया है पॉलिटिकल, लेकिन इकोनॉमिक्स, मतलब ये कहा गया था कि गुलामी जैसे, तो जैसे इंडिया जो थी, हम कह सकते हैं इंडिया जैसे आज़ाद हो गई थी, लेकिन क्या थी, लेकिन इकोनॉमिक्स और कल्चर के लिहाज से फिरंगी का हाथ आज भी है, आप ये कह सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो था नेचर की बात करें, सबसे पहला नेचर ये था कि इनडायरेक्ट इकोनॉमिक कंट्रोल की बात हो रही थी, जिसमें ट्रेड इनबैलेंस, डेबिट ट्रैप्स एंड कंडीशनल लोन्स की बात हो रही है, जिसमें क्यूब ट्रेड्स, वर्ल्ड कंट्री डेवलप की बात हो रही है। अगर हम उसको बात करें पॉलिटिकल पोल्यूशन की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था कि इलेक्ट्रो इन्विटेशन रिजेम्स चेंज सुपर पावर की बात हो रही, इसमें कल्चर डोमिनेशन की बात हो रही थी, वेस्टर्न मीडिया, लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम जो था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसमें जो हम बात कर सकते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ रूल्स वगैरह जो थे वो भी बन गए थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं आईएमएफ की, तो इसमें यह कहा गया था कि लोन लेने वाली कंट्रीज़ के अपनी पॉलिसी फ्रेंडली एडवाइज़र से बनना पड़ता था, ये भी मॉडर्न स्लेवरी का मॉडर्न था। ठीक, उसके बाद हम बात कर सकते हैं पॉलिसी ऑफ फॉरेन एड्स एज अ स्ट्रेटजी वेपन्स। इसमें ये कहा गया था कि कैसे वेपन्स, इसमें ये कहा गया था कि डेवलप जो नेशन थे वो गिव कर रहे थे फॉरेन एड टू एक्सेस इन्फ्लुएंस ओपन मार्केट एंड अलायंस पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले ये कहा था कि टाइप्स की हम बात करें, पर्पज़ की और एग्जाम्पल की। टाइप्स की बात करें, टाइप्स एड, इसमें ये कहा गया था कि एड विद कंडीशन विद परचेज डोनर्स कंट्री गुड्स, इसमें USAID जो बाय कर रही थी अमेरिकन क्लासेस। उसके बाद मिलिट्री एड्स की बात करें, जिसमें आर्म सप्लाई वगैरह होती थी, जैसे यूएसए पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन। अब उसके डेवलपमेंट एड्स की बात करें, इन लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसमें BRI लोन एंड अफ्रीका नेशन। उससे ह्यूमैनिटेरियन एड्स में जिसमें डिजास्टर रिलीफ वगैरह सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, जिसमें वेस्टर्न एड्स जो थे एशियन के फ्लड्स के टाइम पे जो देती थी, सुनामी के टाइम। उसके बाद हम कह सकते हैं पॉलिटिकल बिहाइंड की बात करें, पॉलिसी इन्फ्लुएंस का होता था कि एड के बदलने के डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजन का शिफ्ट करना। डिप्लोमेसी, इसमें ये कहा गया था कि कैसे डेब्ट डिपेंडेंसी के लिए कहा गया था कि लोन को डिफेक्ट प्रूफ बनाना, कि कैसे बोरो करना है कंट्रीज के में, उसमें स्ट्रेटजी बनानी थी कि वोटिंग अलायंस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, WTO नेगोशिएशन। अगर एग्जांपल की बात करें, मोहल्ले का एक अमीर लोन देकर बोले वोट मेरे आदमी को देना, फॉरेन एड का असली गेम ये था। ठीक, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी क्या, जैसे कुछ वोट शोट होता है या कुछ होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप क्या करना, हम आपको पैसे देंगे, आप जो हमारे बंदे को वोट देना। उसके बाद हम बात करें रोल क्या था MNC का, तो इसमें ये न्यूक्लियराइजेशन, इसमें सबसे पहले देख सकते हैं रिसोर्सेज एक्सप्लोटेशन की बात हो रही है, तो इसमें रॉ मटेरियल जो था वो सस्ता खरीद कर जाते थे और डेवलप नेशन को में बेचना था। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट की बात करें, इसमें लोकल इकोनॉमिक्स में पैसा सर्कुलेट करने के बजाय बाहर भेजना। फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी की बात करें, हाई टैक्स जो थी मनी पॉलिसी और लोकल इंडस्ट्री को डिपेंड बनाना। फिर उसके बाद पॉलिसी इन्फ्लुएंस की बात करें, इसमें होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक्स पॉलिसी को अपने फेवर में शेप करना। तो हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन अफ्रीका येट प्रॉफिट फ्लाई बैक टू यूरोप। अगर उसके बात करें इंपॉर्टेंस थिंकर्स की बात करें, हमने ये ऊपर ऑलरेडी चीज़ पढ़ चुके हैं कि अभी हमने इसकी पढ़ा था, इसमें न्यूक्लियराइजेशन पॉलिटिकल फ्रीडम्स विद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की, इसकी जो फेमस वर्क था उसमें ये कहा गया न्यूक्लियराइजेशन लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। अगर सिमीन अमीन की बात करें, ये डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करें, जिसमें कोर फेराफरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक्मोलेशन ऑफ वर्ल्ड स्केयर की बात की थी। इसके बाद वेलेंस्टाइन की बात करें, इसमें वर्ल्ड सिस्टम की बात करी थी, जिसमें कोर फेरेफरी सेमी फेरेफरी की बात करी थी, जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात हो रही है। उसके बाद AG फ्रैंक की बात करें, तो उसमें डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सप्लोटेशन मॉडल, इसमें कैपिटलिज्म अंडर डेवलपमेंट की इन लैटिन अमेरिका की बात करें। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन, या आप चीज़ अपने हिसाब से देख लेना।
समीर अमीर ने क्या कहा था, वेलनस्टाइन ने कहा था। फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इम्पैक्ट यही पड़ा था कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो ट्रेड थी वो डिफेक्ट हो रही थी, अनफेयर ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रक्चर मेंटेन डिपेंडेंसी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सवरेंटी की बहुत लॉस हुआ था। फिर उसके बाद फॉरेन एड जो था, एमएनसी जो था, लॉबिंग रिड्यूस पॉलिसी इंडिपेंडेंस। उसके बाद कल्चर इंपीरियलिज्म की बात करें, वेस्टर्न मीडिया लैंग्वेज डोमिनेंस लीड टू आइडेंटिफाई क्राइसिस। फिर उसके बाद ग्लोबल की बात करें, सोशल यूनिटी की, इसमें ब्रिक्स, G77। उसके बाद नाम, प्लेटफॉर्म, डेवलप और कंट्री स्ट्रेटेजी वो बात हुई थी। उसके बाद हम शार्ट ट्रिक्स ये देख सकते हैं। ये शार्ट ट्रिक्स आप अच्छे से ही पढ़ लेना, ये आपके एग्ज़ाम में टाइम आएगी। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके बाद एग्ज़ाम से पहले भी अगर आपको ये शार्ट ट्रिक्स याद होगी तो उसको अच्छे से ये फ्लो चार्ट आप भी देख लेना। उसके बाद MCQs क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि MCQs क्वेश्चन को कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। हु डिस्क्राइब द न्यू कॉलोनिज्म लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसमें जो ऑप्शन था वो आप देख सकते हैं, सेकंड बी की बात हो रही है। विच थ्योरी एक्सप्लेन द ग्लोबल कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटाई फेराफेरी कंट्रीज, इसमें आप देख सकते हैं बी की बात हो रही है जिसमें डिपेंडिंग की थ्योरी की बात हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट टूल ऑफ न्यू कॉलोनिज्म, इसमें किसकी बात नहीं हो रही है, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांस है, ठीक। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो न्यू कॉलोनिज्म का मतलब यह, न्यू कॉलोनिज्म मीन्स इंडायरेक्ट कंट्रोल ओवर फॉर्मर कॉलोनिकल बाय इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड कल्चर मीन्स रेदर देन पॉलिटिकल रूल्स, इसमें ऑपरेट कर रहा था थ्रू टूल्स लाइक एड्स, मतलब MNC लोन ट्रेड एग्रीमेंट्स। उसके बाद फॉरेन एड्स की बात करें, इसमें पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। इसमें जो था हाइड एंड कंडीशन इन्फ्लुएंस कर रहा था इंटरनेट पॉलिसी को। फिर उसके बाद MNC क्या कर रहा था, एक्सप्लॉयट कर रहा था नेचुरल रिसोर्स को, जैसे लेबर डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें डिपेंडेंसी थ्योरी, जो समीर अमीन थे जैसे AG फ्रैंक थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कैसे ग्लोबल सोच जो थी अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चरिंग को लिंक्ड कर रहा था ग्लोबल नॉर्थ के साथ। अगर उसके बाद हम बात करें डेब्ट के डिप्लोमेसी फोर्स जो थी नेशनल सरेंडर स्ट्रेटेजी कर रहा था, किसके ऊपर कैसे लोन को रिपे किया जाए। उसके बाद कल्चर न्यू कॉलोनिज्म की बात हो रही थी, इम्पोज कैसे कर रहा था, ठीक। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो था वो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद डिजिटल की बात हो रही थी। फिर उससे साउथ कोऑपरेशन की हम बात करें, प्लेटफॉर्म जिसे ब्रिक्स था, G77 था, OAU था। वो जो डिमांड ये थी कि क्या करना चाहिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर करना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे, फाइट करे इकोनॉमिक्स सोवरेनिटी को, ठीक है। हम नेक्स्ट की हम बात करें, इसमें ये कहा गया था कि न्यू एज जो थी, न्यू कॉलोनीज डिजिटल टेक्ट कॉलोनिज्म, इसमें 21st सेंचुरी जो था न्यू कॉलोनिकल इवॉल्व हुआ था। इसमें ये कहा था अप्रोड कर रहा था डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात। अगर उसके हम बात करें टैब्स की बात करें, सबसे पहला था डाटा कॉलोनिज्म। इसमें यह था कि ग्लोबल साउथ के डाटा डेवलप्ड नेशन की बिग टेक कंपनीज के पास जिसमें हो रहे हैं, एग्जांपल फेसबुक, गूगल की बात हो रही है। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल की बात करें, इसमें अंडर सी केबल स्ट्रेटेजी, सैटेलाइट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल हो रहा है। इसमें टेक डिपेंडेंसी की बात करें, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जैसे AI की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें आप ये एग्जांपल कर सकते हैं, इंडिया के फार्मर डाटा US कंपनी के पास होना, ये डाटा ने न्यू कॉलोनी को डिजिटल वर्जन करना। फिर उसके बाद रिसेंट मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं अगेंस्ट न्यू कॉलोनिकल। सबसे पहले जो था ब्रिक्स की बात हो रही, जिसमें मल्टीपोलर ऑर्डर हो गया था, जिसमें अगेंस्ट जो था वेस्टर्न डोमिनेंस की बात हो रही थी। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया था, इसमें ये कहते हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक से जो है अल्टरनेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाना था। फिर उसके बाद जो था SSC था, साउथ कॉपरेशन की बात हो रही है, जिसमें ट्रेड टेक्ट और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन की बात हो रही है। फिर उसके बाद मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस, UN जो था वो ग्लोबल नॉर्थ साउथ बैलेंस के लिए था, ठीक। अगर एग्जांपल की बात करें, OPEC जो कंट्री थी वो ऑयलिंग प्राइसिंग था जो कंट्रोल कर रहा था वेस्ट के चैलेंज करना, ठीक। अगर उसके बाद हम यूनिक की बात करें तो कुछ ऐसे, तो उसमें चाइना बेल्ट की बात हो रही है। उसके बाद UN जो था फॉरेन एड की बात हो रही है, अफ्रीका रिसोर्स की बात हो रही है। उसके बाद IMF की बात हो रही है। अगर करंट की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, मे भी क्वेश्चन आ जाए, तो G77 डिमांड कर रहा था फॉर WTO रिफॉर्म 2025, ट्रेड रूल्स फॉर ग्लोबल साउथ के फेवर में रिवाइज करने की डिमांड, ठीक। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद हम बात करें इंडिया डिजिटल सॉवरेनिटी की मूवमेंट्स की बात करें 2024 से 2025 तक, इसमें डाटा लोकेशन लॉ ऑफ रिसेंट बिग टेक कंट्रोल की बात हो रही है, जिसमें
ब्रिक्स करेंसी टॉक जो हुई थी उसमें ये था डॉलर हेजमनी को चैलेंज करना और मेजॉरिटी जो थी स्टेप बाय इमरजेंस इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो था ग्लोबल साउथ जो टेक्स्ट था 2025, इसमें ये था सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन ऑफ AI रिसर्च म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड डाटा कॉलोनिज्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन न्यू कॉलोनिज्म, इसका जो ऑप्शन है तो आप ये देख सकते हैं ये है। अगर हम कह सकते हैं विच ऑफ द दीज इज नॉट टूल्स ऑफ एज न्यू कॉलोनिज्म्स UN पीस कीप मिशन। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा था विच ग्लोबल साउथ इनोवेटिव्स इज एम टू कंट्री IMF वर्ल्ड बैंक डोमिनेंस, तो इसका आंसर है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये आई होप ये आपको ये समझ आ गई होगी, ये इस फ्लो चार्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब यूनिट है, जिस देखें हर सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट सब यूनिट में ये चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी जो है सब यूनिट अलग से दिया, फिर भी मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट सब यूनिट की बात करें, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स NIEO, जो इसकी नीड्स क्या है, नेचर क्या है, चैलेंज क्या है। सबसे पहले हमारा ये काम बनता है कि हम पहले देखें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर का मतलब क्या है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर जो डिमांड कर रहा था, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा था, रिबिल्ड कर रहा था ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को, जो करेक्ट कर रहा था हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड इंश्योर कर रहा था फेयर इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन डेवलप्ड ग्लोबल नॉर्थ एंड डेवलपिंग ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी नेशन की। इसमें हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ जो था, कंट्रीज ने बोला था कि बस अब यूरोप अमेरिका की मोनोपोली नहीं चलेगी, हमें अपने इक्वल इकोनॉमिक्स राइट्स की बात हो रही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ग्लोबल साउथ कंट्री ने ये बोला गया था कि जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, USSR हो गया, कि इसकी जो थी बात अब नहीं चलेगी, अब क्या करें, हमें इक्वल इकोनॉमिक्स राइट चाहिए। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर का क्या कहना था, वो क्या डिमांड कर रहे थे। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड्स क्या पड़ी, और वाई इट वाज ही डिमांड। सबसे पहले ये था कॉलोनिकल एक्सप्लोटेशन की बात हो रही, जिसमें कॉलोनिकल जो थे वो रूल लेफ्ट ओवर थे, पूर कंट्री इकोनॉमिक्स वीक हो रही थी, अनफेयर मतलब अनफेयर टर्म हो रहा था ट्रेड के साथ, मतलब गलत हो रहा था कि टर्म्स के, और जिसमें रॉ मटेरियल जो था वो सोच से लिया जाता था और उसको फिनिश करके गुड को करके और उसके प्राइस जो था वो दोबारा से उसी कंट्रीज को दिया जाता था ओवर प्राइस के साथ। तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहला ये था कि क्या करते थे कि डेवलप कंट्री क्या करती थी कि रॉ मटेरियल अंडर डेवलप कंट्री से लेके जाती थी और वही जो था उसको प्रोडक्ट बना के वही प्राइस उसको ओवर प्राइस करके वही सामान उसको हाई प्राइस से बेचा जाता। उसके बाद टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी की बात हो रही है, डेवलप कंट्री जो थी वो कंट्रोल कर रही थी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल की बात कर रही थी। उससे डोमिनेंस की बात करें, IMF वर्ल्ड बैंक जिसमें पॉलिसी फेवर से ज़्यादा डोनर्स नेशन की बात करें। उसके बाद डिज़ायर की बात करें, इकोनॉमिक सवरेंटी की थी, तो इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक्स कंट्रोल वाज इनकम्प्लीट। इसमें आप ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं आज़ादी मिली पर जेब खाली थी, NIEO जो था वो उस जेब को भरने की डिमांड उठाई थी। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि NIEO इन नेशनल कैसे, मतलब उस चीज़ के ऊपर, नेशनल एक चीज़ के ऊपर काम करेगा। ठीक है, उसके हम बात करें कि नेचर क्या थे NIEO के, तो उसमें सबसे पहले जो था कोर डिमांड की बात करें तो सबसे पहले क्या, फेयर टर्म होना चाहिए कि सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, प्राइस जो होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए, रेगुलेशन जो थी MNC के रूल होने चाहिए, मतलब उसके बाद स्टॉप एक्सप्लोटेशन होनी चाहिए। उसके बाद इंक्रीज डेवलपमेंट असिस्टेंट होना चाहिए 0.7 से लेकर GNP नॉर्थ तक होना चाहिए। इसमें एड जो है विदाउट पॉलिटिकल कंडीशन, इसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद ग्रेड वाइस होनी चाहिए IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह की। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश होना चाहिए क्या, OPAC जो कंट्रोल करे कम्युनिटी प्राइसिंग को। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि एक ही तरह की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जहाँ सोच की सुनवाई हो। अगर हम बात करें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर की बात करें, क्रोनोलॉजी की बात करें कि कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1945 में जो था यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक,
एक्सप्लेनेशन आप ये अपने हिसाब से देख लेना। इसमें ये कहा गया था कि कैसे मतलब यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ था, उसके ऊपर की पीस की बात हुई थी, कॉपरेशन की बात हुई थी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई थी और उसके ऊपर कैसे काम होता। उसके बाद हम बात करें 1964 में इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी राइज हुआ था ग्लोबली। इसमें जो फर्स्ट जो उन्होंने किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट जेनीवा। इसका मतलब ये था कि डेवलप कंट्री ने ग्लोबल साउथ की ने पहली बार ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बोला था कि ग्लोबल ट्रेड अनफेयर है, हमें इक्विटेबल टर्म चाहिए। एनआईओ की ग्राउंड वर्क यही से स्टार्ट हुई थी। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो था उसमें ये कहा गया था कि 1967 में जो स्ट्रेंथनिंग साउथ वॉइस की, इसमें जो सेकंड जो था तो ये था कि न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इसमें ये बोला गया था इंडियन लीडरशिप ने दिखाई थी प्रेफरेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और प्राइसिंग डिमांड की थी, जोर पकड़ा था। ठीक, 1973 में इकोनॉमिक्स वेपन ऑफ साउथ की बात हुई थी, जिसमें ऑयल क्राइसिस की बात हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सप्लोटेशन कंट्रीज की बात हुई, इसमें ऑयल प्रोड्यूस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्राइस बढ़ाकर वेस्ट को इकोनॉमिक्स को शॉक दिया था। इसने साउथ एनआईओ को लिया था कि कॉन्फिडेंस बनाया था। अगर उसके बाद 1974 में जो था एनआईओ फॉर्मल डिक्लेरेशन, जिसमें 6 स्पेशल सेशन की बात हुई थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर को पास किया था। ठीक है, आप ये चीज़ याद कर सकते हैं कि ये पास कब हुआ था, तो इसमें आप कह सकते हैं 1974 में। ठीक, मैं लिख लेता हूँ 1974 में। अगर नेक्स्ट की हम बात करें 1975 में क्या हुआ था, एनआई जो थी इम्प्लीमेंट डिस्कशन हुई थी, ये हम कह सकते हैं फोर्थ में हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि ये कहा गया था ना कि एनआईओ जो थी प्रैक्टिकली ग्राउंड को अप्लाई करने की कोशिश की शुरू की थी, जिसमें ट्रेड ट्रैफिक और डेवलपमेंट की बात हुई थी। 1977 में साउथ कॉपरेशन जो हुई थी, इसमें जो था UNCTAD जो था मनाली डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें डेवलपिंग कंट्री ने बोला था कि अब हम आपस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप ये याद कर सकते हैं, मे भी एग्ज़ाम में आ जाए। अब नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी जो होते हैं इस हिसाब से आ रहे हैं, तो आपको ये फैक्चुअल याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें 1979 में इनइक्वलिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें जो था कि ब्रांड कमीशन रिपोर्ट जो थी नॉर्थ सोर्स प्रोग्राम तो सर्वाइव हुआ था। इसमें ग्लोबल इनइक्वलिटी को सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट किया गया है, डेवलपिंग वर्ड्स के बीच में गैप हाईलाइट किया था। अगर उसके बाद 1980 में स्ट्रगल बिगन हुई थी ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस में लैटिन अमेरिका अफ्रीका के साथ। इसमें ये कहा गया था कि डेवलप कंट्री जो थी वो डेब्ट करेंगी, बर्डन इंटू बढ़ गया था। इसमें डिमांड ये की गई थी कि ग्लोबल साउथ पर डिपेंडेंट हो गया है लोन। फिर उसके बाद 1983 में आप कह सकते हैं नाम समिट हुआ था। इसमें यह कहा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने एनआईईओ को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। ग्लोबल इकोनॉमिक्स इनजस्टिस कोल्ड वार पॉलिटिक्स अलग करके प्रेजेंट किया था। फिर उसके बाद 1992 में इन्वायरमेंट्स जो था वो क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट्स आवर शैडो जो थी, उसमें अर्थ समिट जो हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक, इसमें इन्वायरमेंट कंसर्न किया था, जिसमें अटेंशन की थी एनआईओ की डिमांड की थी कि क्या करें साइड लाइन कर दिया है और गया अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर। अगर उसके बाद हम बात करें 2000 की बात करें, इसमें जो था MDG स्टार्ट हुआ था, जिसमें किसकी बात हुई थी कि जस्टिस डिमांड हुआ था, पोवर्टी की बात हुई थी, डेवलपमेंट की बात हुई और पैकेज की बात हुई थी, और उसके बाद ट्रेड्स और रिफॉर्म फाइनेंस डिफरेंस चीज़ों की बात हुई थी। अगर उसके बाद 2001 की बात करें तो इसमें ये ट्रेड जस्टिस डिमांड की बात हुई, जिसमें WTO दोहा डेवलपमेंट रिफॉर्म हुआ था। तो उसमें ये कहा गया था ग्लोबल साउथ ने फिर से ट्रेड फेयरनेस एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की आवाज़ उठाई थी, पर वेस्टर्न ने स्टिफ रेजिस्टेंस दिया था। 2006 की बात करें, ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी एज NIEO 2.0। इसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो था ब्रिक्स ने NIEO को डिमांड की थी, जिसमें इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स की बात हुई, IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह आए थे। इसमें हम कह सकते हैं 2015 में SDG आया था। इसमें जो थे SDG में ये कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट हुआ था। इसमें MDG को के बाद SDG आया था, लेकिन NIEO के रेडिकल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी लैंग्वेज में कवर किया गया था। उसके बाद 2017 की हम बात करें, डिजिटल NIEO की फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें ब्रिक्स जो थी जायमन समिट हुई थी, जिसमें डिजिटल इकोनॉमिक्स अल्टरनेटिव बैंक्स
बैंकिंग लाइक ब्रिक्स बैंक्स, और उसके बाद फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की भी बात स्टार्ट हुई थी, डिस्कशन वगैरह हुई थी। उसके बाद हम बात करें 2020 की बात करें, इसमें पैंडेमिक एक्सप्लोर हुआ था, जिसमें कोविड-19 की बात हुई थी। इसमें वैक्सीन इनइक्वालिटी ग्लोबल नॉर्थ को फिर से एक्सपोज किया था। NIOG जैसी डिमांड हेल्थ केयर और बायोटेक सेक्टर को एक्सटेंड होने लगे थे। फिर उसके बाद 2021 की बात करें, ग्लोबल सोर डिमांड हुई थी IP राइट वेयर्स और वैक्सीन की बात हुई। इसमें ट्रिप्स की बात करें, इसमें यह था कि ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सोथ ने बोला था हेल्थ इज राइट्स नॉट अ बिजनेस। NIO की डिमांड से टेक्नोलॉजी स्टेज के पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हम बात करें 2023 में जो था ब्रिक्स जो था एक्सपर्ट समिट हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि समिट साउथ अफ्रीका एक्सप्लोरेशन डिस्कशन, इसमें डॉलर की डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स ने न्यू फाइनेंशियल आर्टिकल्चर फर्स्ट डिस्कशन शुरू किया था। इसमें NIO के जो मॉडर्न फाइनेंशियल फेस था। इसमें 2024 की बात करें, डिजिटल जो था NIO एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिबेट हुई थी। इसमें ये कहा गया था डिजिटल डाटा की बात हुई थी और उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर काम किया जाए। उसके हम बात करें 2025 की बात करें, इसमें G77 प्लस चाइना इकोनॉमिक समिट हुई थी। जी प्रपोज हुआ था इकोनॉमिक्स जस्टिस समिट। इसमें यह था कि IMF वर्ल्ड बैंक और रिफॉर्म कर रहे थे, डेवलपमेंट फाइनेंस को ऑफिशियली पुश किया था। NIO से डिजिटल फाइनेंशियल जस्टिस जो अपग्रेड किया था। हमें अगर इसकी चैलेंज की बात करें तो सबसे पहले यही था कि लेक ऑफ यूनिटी की बात हुई थी, ग्लोबल साउथ की अपोजिशन फॉर डेवलप नेशन की बात हुई, जिसमें IMF WTO स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें क्राइसिस जो था 1980 में हुआ था। फिर उसके बाद राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म की बात करें, लिबरल ग्लोबलाइजेशन, इसमें प्राइवेटलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन NIO की बात हो रही है। इसमें इंटरनल इशू की बात करें, करप्शन की बात हो रही है, मिस गवर्नेंस की बात हो रही है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वीकनेस फॉर ग्लोबल सिस्टम्स की बात हो रही है। अगर इसकी हम बात करें थिंकर्स और कोटेशन की बात करें, सबसे पहले जूलियस था। इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस की बात की थी। अगर समीर अमीन की बात करें, अंडर डेवलपमेंट इज़ नॉट ओरिजिनल इट इम्पोज। उसके बाद प्योल की बात करें, इसमें जो थे उन्होंने एडवोकेट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ग्लोबल ट्रेड्स की बात की थी। अगर हम रेलिवेंस की बात करें तो इसमें ये कहा गया था ब्रिक्स जो थे डेवलपमेंट बैंक्स चैलेंज के IMF वर्ल्ड बैंक की बात हो रही थी। इसमें ग्लोबल साउथ की बात करें, डिमांड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर क्लाइमेट नेगोशिएशन की बात हो रही थी। इसमें डाटा कॉलोनिज्म डाटा इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, न्यू वर्जन की बात हो रही थी, NIO की डिमांड हुई थी। उसके बाद WTO रिफॉर्म हुआ था, स्टिल पेंडिंग डेवलपमेंट कंट्रीज डिमांडिंग कर रहा था फेयर ट्रेड रूल्स। उसके हम बात ये कह सकते हैं, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, मोहल्ले में एक ही सबका माल खरीद करके महंगा बेचता और छोटे दुकानदार मिलके बोलें अब हमें मंडी बनानी पड़ेगी जहाँ प्राइस होगा, तो ये NIO की पॉलिसी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। जैसे जो चीज़ हमने पढ़ ली तो इसका ये था NIO की फ़िलासफ़ी क्या थी। NIO की फ़िलासफ़ी यही थी कि बहुत से लोग क्या कर रहे थे, जैसे अब हम अपनी एग्जांपल करें कि एक बंदा है वो अमीर है, वो क्या कर रहा है कि सबको सामान बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो क्या करे, 1-2 महीने के बाद वो अपने प्राइस को हाई कर दे और जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर बोले कि आप हमें 50% 60% का ऑफ दोगे तब हम इस चीज़ को देंगे। तो सभी दुकानदार मिल के क्या करें, इस प्राइस को ख़त्म करने के लिए बोले कि हम अपनी अलग से मंडी बनाएंगे, तो वो ये फिर हम अलग से करेंगे, उससे सामान लेंगे। तो यही इस NIO का फिलासफी ये था कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ क्या कर रही थी, जैसे डेवलप कंट्री क्या कर रही थी हाई प्राइस लेके, जैसे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वही जो सामान था उसको हाई प्राइस में बेचते, तो यही इनको प्रॉब्लम थी। तो NIO का फिलासफी ये थी कि हम क्या करें, अपने अलग से मतलब इस चीज़ के ऊपर काम करें और अलग से हम एक चीज़ को करें और उसको साइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको चीज़ समझ आई होगी। ये आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि विच UN कॉन्फ्रेंस जो फॉर्म्ड हुआ था, NIO की बात हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा था, ब्रेडन वुड्स की बात हो रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि NIO डिमांड क्या थी, इसमें डिमांड ये थी कि G77 में एसोसिएट हुआ था डिमांड की, ठीक है। लास्ट जो हमारा सब यूनिट है तो यूनिट 4 है। इसमें हम बात करेंगे न्यू ट्रस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन IGO विद यूनाइटेड नेशन चेंजिंग रूल्स एंड रिलीजन्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले IGO की बात करें, इसमें यह था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो रही थी, जिसमें कंट्रीज वर्किंग टुगेदर
सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इसमें पीस, सिक्योरिटी, ट्रेड्स एंड हेल्थ इन्वायरमेंट्स की बात करें। IGO का मतलब ये था कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था स्टेट थ्रू ट्रीटीज हैविंग लीगल पर्सनैलिटी एंड परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर कॉपरेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि मतलब आसान लफ्ज़ में समझे, जब देश मिलकर अपने इंटरेस्ट को बियॉन्ड जाके ग्लोबल इशू को सॉल्व करता है तो इस प्लेटफॉर्म को IGO कहा जाता है। इसमें ये कहा गया था कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये था कि अपने प्रॉब्लम को कैसे हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं रीज़न क्या था कि ये कैसे, सबसे पहला था ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। इसमें कहा था कि ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड पीपल इंटरकनेक्ट, प्रॉब्लम बी ग्लोबल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चैलेंज की बात करें, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक्स और अकेला देश हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें, इसमें न्यू पावर्स, ब्रिक्स और SCO की कोऑपरेशन की बात हो रही है, डिमांड करता है। फिर उसके बाद डिक्लाइंस की बात करें, यूनिलेटरिज्म, इसमें इवेंट्स USA को समझ आया कि 16 कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद सोच कोऑपरेशन की बात करें, SSC की बात आप इसको एग्जांपल के थ्रू याद कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्री जो थी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, इसके INIO की डिमांड थी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि चैलेंज क्या था। सबसे पहला चैलेंज यही था कि कोल्ड वार जो थी 1945 से लेकर 1941 में, इसमें यह था कि UN जो था बिकम प्लेटफॉर्म सुपरवाइज रिवाइवली, फिर से लिमिटेड इफेक्ट। इसमें कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार की बात करें, इसमें 1991 की बात करें, 2000 इसमें UN पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट हुए थे, जिसमें हम ह्यूमन राइट इनोवेशन की डेवलपमेंट फोकस हुआ था। इसमें हम 21 सेंचुरी की बात करें, SDG जो क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस और मल्टी ह्यूमैनिटी एड्स की बात करें। अगर करंट एरा की बात करें तो इसमें UN के जो थे एंटोनियन जो थे फोकस कर रहे थे AI एथिक्स, डिजिटल सॉवरेनिटी एंड ग्लोबल साउथ यूनिटी की बात करें। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करें थिंकर्स की बात करें, जो सबसे पहले थिंकर्स हैं और थ्योरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, रॉबर्ट की बात करें, इसमें न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। इसमें ये तो इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहा है स्टेट कोऑपरेशन रिड्यूसिंग अनार्ची इफेक्ट की बात करें। डेविड की बात करें, इसमें फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, इसमें कोऑपरेशन स्टेट्स विद स्मॉल टेक्निकल एरिया एक्सपेंड पॉलिटिकल्स। उसके बाद जोसेफ की बात करें, इसमें कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, इसमें स्टेट्स आर कनेक्टेड थ्रू मल्टीपल चैनल, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात हो रही है। इसमें अम्यूल की बात करें, इसमें यह था कि पीसफुल थ्योरीज, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रिपब्लिक, गवर्नमेंट्स, पीस की बात हो रही है। अगर हम बात करें IGO और उनके रूल्स कौन कौन से हैं रीजनल, तो उसमें सबसे पहला है यूरोपियन यूनियन था। इसमें ये था कि यूनिक क्या था, मतलब ये था कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। इसमें ये कहा गया था कि यूरोप एक ही ग्रुप बन गया है जहां इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, सार्क्स की थी, इसमें साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन की। इसमें जो था ये कब बना था, 1985 में बना था। इसमें साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया पाकिस्तान दोस्ती करने की कोशिश हुई थी। इसमें OIC की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 1967, इसमें 1969 सॉरी, प्लेटफॉर्म मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी की बात, इस्लामिक कंट्री का एक ग्रुप बनाया था। ASEAN की बात करें, इसमें ये 1967, इसमें ये था कि इकोनॉमिक कल्चर कोऑपरेशन की बात रही, ASEAN ने अपनी इकोनॉमिक जोन बनाया था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो था ब्रिक्स की बात हो रही है, 2009 में काउंटर वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेशंस। उसके बाद SCO जो बना था 2001 में, इसमें ये कहा गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, चाइना रशिया लेड अलायंस। उसके बाद OPEC जो था 1960 में बना था, इसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जब प्राइस को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो था 2002 में जो अफ्रीकन यूनियन बना था, इसमें अफ्रीका का खुद का UN, ठीक है। इसमें बात हो रही थी पीस डेवलपमेंट इन अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस बात करें यूनाइटेड नेशन एंड IGO, तो जो सबसे पहले ये डिफरेंस ये था कि यूनाइटेड नेशन जो था वो 93 कंट्रीज़ के बीच में था। तो इसके बाद रीजनल की बात करें, ये लिमिटेड था, इसमें जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका अलग अलग अपने लिमिटेड ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक। इसका फोकस यही था कि यूनाइटेड नेशन का कि जैसे पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, और इसका था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल सिक्योरिटी एंड कल्चर आइडेंटिफाई। इसमें डोमिनेट पावर 5 कर रही थी। इसमें जो थी इक्वल वेटेज था ए वोट अमॉन्ग्स मेंबर्स। इसमें स्पीड थी स्लो ग्लोबल कौन सी, इसमें फास्टर थी। इसमें लीगल जो था वो यूएन चार्टर बाइंडिंग था। इसमें मोस्ट रीजनल ट्रीटीज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं ये कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें 193 मेंबर्स थे। इसमें लास्ट मेंबर जो था साउथ सूडान बना था, ठीक है। उसके बाद UN चार्टर जो बना था वो 26
जून 1945 में, इसके जो 19 चैप्टर हैं। उसके बाद अमेंडमेंट जो हुआ था 1963, 1965, 1973 में। अगर उसके बाद मेन ऑर्गन की बात करें, इसमें जो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था, उसके बाद ECOSOC था, फिर उसका ट्रस्टशिप काउंसिल था, उसके बाद ICG था, ठीक है, फिर उसके बाद सेक्रेटरीट था। अगर उसके बाद हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो उसमें यह था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, नोन एज पार्लियामेंट ऑफ नेशन, इसमें ईच मेंबर 1 वोट की बात हो रही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, 5 परमानेंट मेंबर थे, जिसमें हम बात करते थे यूनाइटेड नेशंस, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। उसके बाद वीटो पावर की बात करें, 10 नॉन परमानेंट मेंबर की बात हो रही है। इसमें ECOSOC, इसमें इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसमें 54 मेंबर्स इलेक्टेड 3 ईयर टर्म्स की बात हो रही है। इसके बाद टर्नशिप की बात करें, इसमें जो है सस्पेंडर ऑपरेशन हुआ था 1 नवंबर 1944 में। फिर उसके बाद ICG की बात करें, इसमें 15 जज थे, 9 ईयर टर्म्स था। इसमें जो था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, नेदरलैंड की बात हो रही है। उसके बाद हम UN सेक्रेटरी की बात करें, इसमें सेक्रेटरी जनरल था, 5 ईयर की टर्म की बात है। ये जो सेक्रेटरी जनरल है, आप इसको अपने हिसाब से अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कभी क्रोनोलॉजी आर्डर से पूछ लेंगे, कभी कैसे पूछ सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं जब ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ना। मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। 1944 में जो था ये UN स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ था, जैसे USA, USSR, UK, चाइना। इसमें UN चार्टर जो था 1945 में बना था। इसमें 51 ओरिजिनल मेंबर थे, ठीक। उसके बाद जो फर्स्ट लीडर थे वो ये आप लाइव देख सकते हैं, अपॉइंटेड हुए थे। उसके बाद 1948 में आप ये दिखा सकते हैं ह्यूमन राइट बना था। 1950 में जो था प्रो मिलिट्री एक्शन हुआ था। 1956 में UN पीस कीपिंग फोर्स हुआ था। 1960 में कॉन्गो ड्यूरेशन हुआ था। 1965 में आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1968 में जो था क्या हुआ था, ट्रीटीज ऑफ NPT जो था उस अडॉप्ट हुआ था। फिर उसके बाद 1971 में रिपब्लिक ऑफ चाइना जो रिप्लेस हुआ ताइवान हुआ था। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो था इन्वायरमेंट जो था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस फिर उसके एस्टेब्लिश हुआ था। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी ना, 2000 में MDG आया था। उसके बाद 2002 में जो था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ था। 2010 में यूनाइटेड नेशन वुमेन एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 2011 में सूडान जो था मतलब 193 मेंबर बना था। उसके बाद 2050 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें पेरिस क्लाइमेट की बात हो रही है ना। 2080 में जो था ग्लोबल कंपैक्ट एंड माइग्रेशन की बात हो रही है। और 2020 में जो थी कोविड-19 की बात हो रही थी। 2021 में आवर्स कॉमन एजेंडा रिपोर्ट की बात हो रही है। 2023 में समिट ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन की बात हो रही है। 2024 में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म डिस्कशन। अगर 25 की बात करें जो था, इसमें 80 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हाई लेवल वीक जो थे 23 से 29 सितंबर, इसमें जो पीस मेकिंग मीटिंग की बात हो रही है। और 2015 की हम बात करें तो इसमें ये कहा गया था May 13 एंड May 14 में जो था berlin में हुआ था वर्ल्ड एक्सप्लोर हुआ था 2015 में। और अगस्त 2026 यूनाइटेड नेशन डे। उसके बाद COP30 क्लाइमेट जो था 1021 ब्राज़ील। तो इसके बाद ये आप इसकी चीज़ ये याद करते हैं फैक्चुअल, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात हो रहे हैं, सबसे पहले देख सकते हैं फुल नेम क्या है, EUE का यूरोपियन यूनियन। अगर उसकी बात का फॉर्मेशन ये हुआ कब हुआ था 1993 में, इसमें साइन हुआ था 1992 में और इनफोर्स हुआ 1993 में। इसमें हेडक्वार्टर ऑफ बेल्जियम की बात कर सकते हैं। टोटल मेंबर जो हैं आज के टाइम पे 27 मेंबर्स हैं। और टोटल जो थी वो लेटेस्ट एग्जिट थी यूनाइटेड नेशन किंगडम की, उसके आप ये कह सकते हैं कब हुआ था 31 जनवरी 2020। अगर उसके बाद कॉमन करेंसी की बात करें तो यूरो थी, इसमें 1999 में थी। उसका फिजिकल यूज़ हुआ था 2002 में। अगर उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बात करें, यूरोपियन इंस्टीट्यूट की बात करें, तो इसमें आप ये कह सकते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ, मेजर इंस्टीट्यूशन की बात करें, यूरोप काउंसिल की बात हो रही है, तो इसमें सुप्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। यूरोपियन कमीशन की बात करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी अपॉइंट कर रही थी
यूरोप काउंसिल अप्रूव कर रही थी यूरोप पार्लियामेंट की। उसके बाद यूरोप पार्लियामेंट की बात करें, पीआर सिस्टम था। इसके बाद यूरोप कोर्ट जो था जस्टिस, ये था जस्टिस अथॉरिटी जो हेडक्वार्टर था लक्सबर्ग में। उसके बाद की ट्रीटीज़ की बात आप कर सकते हैं 1951 में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, इसमें ये था कि यूरोप कोल्स एंड स्टील कम्युनिटी की बात हो रही थी। 1957 में जो था ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था, इसमें मतलब एस्टेब्लिश हुआ था ईईसी। उसके बाद ईईसी EAEC। तो उसके बाद 1985 में आप देख सकते हैं, 1993 में, 1999 में जो था मॉनेटरी यूनियन था। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ नाइस, ट्रीटी ऑफ लेप्सन। ये बहुत लेंथी मैंने बनाया हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर कौन थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्सबर्ग की बात हो रही है। ठीक, 1973 में जो थे ये आए थे। फिर उसके बाद 1981 में जो था ग्रीस आया था। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल आए थे। 1995 में जो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन थे। उसके बाद 2004 में 10 न्यू मेंबर आए थे, इसमें आप ये देख सकते हैं। 2007 में जो थे बुल्गारिया जो थी वो क्या होता ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद 2013 में जो था क्रोएशिया ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद 2020 में ब्रेक्सिट में जो था यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन में। ठीक, तो अब ये कह सकते हैं कि लास्ट एग्जिट कब हुआ था, 2020 में हुआ था। ठीक, तो उसमें भी ये कह सकते हैं, ये हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अगर हम बात करें 2021 में कोविड-19 जो रिकवर हुआ था, 750 बिलियन फंड्स लॉन्च हुए थे। 2021 में यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट हुआ था। उसके बाद 2021 में यूरोप इंडिया लीडरशिप मिलिट्री, इसमें मई 2021 में। उसके बाद 2022 में यूरोपियन ग्रेट ग्रीन डील्स इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर 2022 की बात करें, यूक्रेन अप्लाई हुआ था फॉर EU मेंबरशिप्स। उसके बाद हम बात करें 2022 की बात करें, एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है। 2023 में EU जो इनलार्जमेंट जो थी टाक हुई थी। उसके बाद 2023 में स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही थी। उसके बाद 2023 में EU डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही थी। फिर उसका 2024 में EU जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। उसके बाद हम बात करें 2024 में जून की बात करें तो इसमें यह था कि यूरोप पार्लियामेंट इलेक्शन शेड्यूल हुआ था। उसके बाद 2025 में जो था इसके में 80 एनिवर्सरी जो थी फाउंडेड हुई थी। इसमें मेजर जो थे वो ये था कि इवेंट प्लान हुआ था। उसके बाद 2025 की बात करें, यूक्रेन मोल्डोवा एसेशन हुआ था। इसके 2025 में यूरोपियन डिफेंस यूनियन हुई थी। उसका क्विक रिवीजन आप ये कर सकते हैं कि कब हुआ था। 1993 में हुआ था। टोटल मेंबर्स 227 थे। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे था, यूरोप यूनियन का आप कह सकते हैं ब्रुसिया में था, ब्रुसेल में। उसके बाद कॉमन करेंसी थी 1999 में। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हुई थी। ठीक, अगर हम सार्क की बात करें तो इसमें ये था फुल मेंबर्स जो थे। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है, एस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। इसके फाउंडिंग मेंबर की बात करें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगर अफगानिस्तान जो था लास्ट मेंबर था, वो ज्वाइन हुआ था 2007 में। अगर इसके टोटल मेंबर्स की बात करें 8 मेंबर, और जो अभी एक्टिव की बात करें 7 मेंबर्स हैं। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो ये नेपाल में है। ये कब बना था, 17 जनवरी 1987। ऑब्जर्वर की बात करें, USA, चाइना, EU, जापान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, साउथ कोरिया। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि सवरेंटी की बात है, रिस्पेक्ट करनी है टेरिटरी की। और उसके बाद इंडिपेंडेंस फंड की बात हो रही थी। फिर नॉन इंटरफेरेंस की बात हो रही थी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात हो रही थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रमोट करना है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टीज को। ठीक है, अगर उसके बाद मेजर एग्रीमेंट्स की बात करें, सार्क जो था 1985 में बना था। उसके बाद SAPT ये जो था सार्क प्रीफरेंस ट्रेडिंग एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि 1993 में जो था कि इंटेंशन स्टेप टूवर्ड लिबरलाइजेशन विद सार्क, विद इन सार्क। और सेफ्टा जो था वो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया जो था 2004 में जो था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। फ्री ट्रेड ऑपरेशंस सीन 2006। इसमें सार्क कन्वेंशन जो था वो टेररिज्म था 1987 में। इसमें फ्रेमवर्क कोऑपरेशंस इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म, सार्क डेवलपमेंट फंड्स SDF जो था
इसमें 2010 की बात हो रही थी, इसमें सोशल इकोनॉमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशन बॉडी की बात करें तो सबसे पहले था सार्क SDF 2010 में, इसमें फाइनेंशियल की बात है, फंड रीजन की। उसके बाद जो था सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेक्टर जो था वो बना था, इसमें 2006 की बात हो रही थी, इसमें यह था डिजास्टर रिस्क रिड्यूस एंड मैनेजमेंट की बात हो रही। उसके बाद सार्क एनर्जी सेक्टर जो था सेंटर जो था वो 2006 में था। उसके बाद सार्क एग्रीकल्चर सेंटर 1988, उसके बाद सार्क ट्यूबरस एंड HIV एड्स जो था 1992 में। उसके बाद समिट सब देख सकते हैं, पहली कब हुई थी, 12th कब हुई थी, 16 कब हुई थी, 17, 18 और लास्ट कब हुई थी, ये आप कैसे पोस्टपोन हुई थी कोविड के बाद। उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, ठीक। उसके बाद हम बात करें चैलेंज की बात करें तो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, इसमें इसका मेन चैलेंज हो रहा था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें, लेक ऑफ एक्टिव मैकेनिज्म, शिफ्ट टू अदर फॉर्म्स। उसके बाद अफगानिस्तान मेंबरशिप और रेसेंट डेवलपमेंट की बात करें सार्क की, तो इसमें यह था कि लॉन्च 2020 में प्रपोजल था कंटिन्यू सपोर्ट पैंडमिक रिकवरी। उसके बाद कॉन्टैक्ट 2023-24 फोकस ऑन ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, कॉपरेशन। उसके बाद नो फिजिकल समिट पोस्ट इन 2014। उसके बाद 90 जो समिट थी वो पोस्टपोन हुई थी अनरिजॉल्व पॉलिटिक टेंशन। उसके बाद इंक्रीजिंग बीमस्टेक्स, इसमें यह कहा गया था रीजनल कोऑपरेशन बियॉन्ड हुआ था, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की आप देख सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, रीजनल की, चीज़। तो ये जो थे मेंबर्स थे, तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। पीछे अगर कोई आ रही है प्रॉब्लम तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए सॉरी। तो ये आप इसको अच्छे से कर लेना। ये सार की जो थी सबमिट वगैरह, पहली कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, थर्ड कब हुई थी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, तब उसको आप अच्छे से देख लेना। जो OIC थी वो 1971 में 2025 तक इसका एक था, कह सकते हैं इस्लामिक्स थी। इसमें ये इसका काम क्या था, ये कब बनी थी, इसको 5 ईयर थे। इसका पावर मतलब कि ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते। इसके जनरल सेक्रेटरीज जो थे मेन इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा है और लास्ट कौन सा, ठीक है। अभी की बात करें हुसैन बिन ताहा जो थे वो कौन थे, इसके जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, कब बने थे, 29 से लेके अभी तक चल रहे हैं, 29 नवंबर 2020 से लेके अभी तक। हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, OIC जो सेकंड लार्जेस्ट इंटर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस आफ्टर यूनाइटेड नेशन, इसके टोटल मेंबर 57 है। ये सेक्रेटरी जनरल जो है 5 ईयर टर्म का होता है। उसके बाद इंप्लीमेंट हुआ था OIC पॉलिसी डिसीजन। इसमें जो थे फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे टुनकुन अब्दुल रहमान थे, इसमें फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल 1971 से 1975 3 तक थे, ठीक है। उसके बाद करंट जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं जो है। तो नेक्स्ट हम ASEAN की अब देख सकते हैं, इसमें इतने मेंबर्स हैं। इसमें करंट मेंबर्स जो हैं 10 मेंबर्स हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह हैं। उसके बाद हेडक्वार्टर आप देखते हैं इंडोनेशिया में है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है। उसके बाद इसका मोटो ये था 1 मिशन 1 आइडेंटिफाई 1 कम्युनिटी। इसके बाद आप जनरल सेक्रेटरी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट का कौन है, कॉम हिन कौन, ठीक है। इसके सबमिट सब देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क वगैरह, उसके बाद ASEAN का, उसके बाद ब्रिक्स का आप देख सकते हैं टेबल जो था वो कब बनी थी, 2001 में बनी थी, 2006 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में, फिर ठीक है। उसका आप देख सकते हैं 2017 में जो था ब्रिक्स सबमिट हुआ था, जिसमें फोकस करा एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की बात। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट जो बना था, इसमें ये था कि 2020 में इंडिया में और 2021 में ब्राज़ील में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सबमिट देख सकते हैं, लास्ट सबमिट कब हुई थी, 2025 में ब्राज़ील में, ठीक है। अगर करंट मेंबर्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया, ठीक है। तो कुछ न्यू मेंबर्स ऐड हुए थे जनवरी 2025 में, तो ये आप देख सकते हैं।
ये मेंबर्स जो हैं ऐड हुए। तो टोटल मेंबर्स कितने 10 मेंबर हो गए। और पार्टनर्स की बात करें उसमें आप कह सकते हैं बर्स पार्टनर स्टेट है बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया वगैरह। ठीक है, फिर SCO थी वो आप देख लेना। SCO के हेड क्वार्टर्स, हेड गवर्नमेंट्स, फिर उसके बाद की पॉइंट्स, उसके बाद OPAC। मैं आपको जब PDF शेयर कर दूंगा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी है। फिर इसके बाद हमने तीनों को कर दिया, OPEC, फिर IEA। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर अफ्रीकन यूनियन का लास्ट है शायद, इसको आप देख लेना, इसको आप अच्छे से देख लेना कैसे पढ़ना है। इसके बाद हमने अच्छे से किया सेशन, डेट्स, होस्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइज, थीम्स। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन जो मेंबरशिप टाइमलाइंस है, टोटल मेंबर्स की बात हो रही है 55 से, और उसके बाद इसके ऊपर कैसे अचीव किया जाता है। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। तो आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को फैक्चुअली इसकी आप एक चीज़ कर लेना, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद सबमिट कहाँ पे हुई थी, उसके बाद मनी कब थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी। और पीछे से कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी उसकी वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हो गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।